मैं जब भी ये सोचती हूँ कि आज तो ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा वक्त निकालूंगी और कंटिन्यू करूंगी चर्चा हमारे प्रीवियस ब्लॉग के विषय में और उस बातों को हम आगे लेके जाएंगे, बातें करेंगे हमारी पंचायत में। तो ये फर्जी फैज़ा कोई नया ही शगुफा छोड़ देती है अपने जनाब के साथ, क्यों, है ना? तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम उस पिछली बातों के बारे में बात करें या जो ये नया शगुफा छोड़ा है उसकी। बहुत ही परेशान करते हैं आप फर्ज़ फ़ैज़ा हमें। और दूसरी बात ये कि मैंने ये बात नोटिस करी है कि बहुत से लोग, बहुत से पॉडकास्टर्स हमारा दिया हुआ मैडम को ये नाम फर्जी फ़ैज़ा यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी इंसान को उस तरह से ही पुकारा जाए जिस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फर्जी फ़ैज़ा का नाम जो कि हमने दिया था वो चर्चित हो रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बात करते हैं जनाब के उस पॉडकास्ट की जिसमें कि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बांधी थी एक बहुत ही पुरानी कहानी को सामने लाने के लिए। बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से उन्होंने भूमिका बांधनी शुरू करी अपने मैडम को पीछे बिठाकर। बहुत ही तरीके से एक क्वेश्चन आंसर का बना बनाया फैब्रिकेटेड खेल शुरू किया, जिसमें शुरू में तो उन्होंने अपने ही तारीफ में बहुत सारे कसीदे पढ़ डाले और झूठ मूठ के बनाए हुए सवालों के जवाब भी दे डाले। खुद के ही मनगढ़ंत सवाल बनाए और एक कठपुतली की तरह खुद ही जवाब दे दिया। वाह जनाब। वैसे तो जनाब सवाल जो हमारे थे वो तो कटघरे में खड़ी फर्जी फ़ैज़ा बेगम के थे, जो कि आपके पीछे पत्थू पिन्ना मुंह बना के, मेरा मतलब पत्थर की मूरत बनकर बैठी थी, तरह तरह के मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर दिखा रही थी अपनी मासूमियत। ऑकवर्डनेस वॉज एट इट्स पीक एट दैट व्लॉग। क्या आपने भी महसूस किया? जितना प्रूफ अपनी इस कंट्रोवर्सी का जनाब और फर्जी फ़ैज़ा बेगम आकर 2 साल बाद सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च दे रहे थे, उससे ज़्यादा तो कई लोगों ने पॉडकास्ट बना के सबूत दे डाले। तो फिर किस पे यकीन किया जाए? हाँ जी, चले आइए। हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज़ हो, हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज़ हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। अच्छा होने का मतलब सिर्फ मीठा होना तो नहीं है ना, सच कड़वा ही होता है। सच बोलने का साहस तो हमें रखना ही है, चाहे वो सच हमारा हो या फिर सामने वाले का, जो कि एक मुखौटा ओढ़कर इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे समाज को गलत तरीके से। तो हम कैसे चुप बैठे? अगर हम सही के रास्ते में सही का साथ नहीं दे रहे हैं और चुप बैठे हैं तो हम अपनी चुप्पी में गलत का साथ दे रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चाय के बिना तो हमारी कोई पंचायत नहीं चलती है ना, तो चाहे फिर वो वर्चुअली क्यों ना हो। तो हमारे आज की पंचायत में चाय बनाने के लिए जिसने अपनी ड्यूटी लगाने के लिए हाथ खड़ा किया था वो है स्कारलेट ए और दीपा भंडारी उत्तराखंड से, जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि अगली बार वो चाय पिलाएंगे, लेकिन हमारी अगली बार कभी कभी थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो चलिए स्कारलेट ए और दीपा भंडारी फ्रॉम उत्तराखंड यानी कि देवताओं की भूमि से आके हमें चाय पिलाइए। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में चाय पिलाने की ड्यूटी मैं खुद ही लगा रही हूँ श्वेता सेन की। तो श्वेता सेन, अगर आप सुन रही हैं, देख रही हैं हमारा पॉडकास्ट, तो अगली बार बिना कहे चाय पिला दीजिएगा हम सबको। अगर मुझसे चाय पीनी है तो भाई उसके लिए तो आपको हिंदुस्तान से फ़्लाइट पकड़ के यहाँ इंग्लैंड आना पड़ेगा और मेरा दरवाज़ा खुला है आप सबके लिए। बात करते हैं फर्जी फ़ैज़ा की कंट्रोवर्सी की कि उनकी बेटी थी, उनकी बेटी है या नहीं है, यह एक कंट्रोवर्सी है जी। लिव लार्ज विद प्राची हमारे पॉडकास्ट के लिए कोई नई नहीं है, कोई नया नाम नहीं है। उन्होंने कई बार फर्जी फ़ैज़ा बेगम के बारे में ये कमेंट किया है हमारे पॉडकास्ट के नीचे, जो कि उन्होंने आकर इस बार अपने पॉडकास्ट में कहा है, बहुत खुले तरीके से, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंगली कहा है। क्योंकि ये बात तो सच है कि आप कोई भी बात की जिम्मेदारी तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो। तो जहाँ तक मुझे लगा कि लिव लार्ज विद प्राची यानी कि प्राची, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन टू यू। आपने अपने दिल की बात सामने रखी, आपने वही बात सामने रखी जिसके बारे में आप मैसेजेस लिखते थे मेरे पॉडकास्ट के नीचे और आज की चाय के पॉडकास्ट के नीचे भी शायद।
हाय, आज की चाय कैसी है आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बहरहाल प्राची, आपने बहुत ही अच्छा किया इस बात को अपनी ज़ुबान में आकर आगे रखा कि हम कई ऐसी चीज़ें जानते हैं जो और पॉडकास्टर्स जो कि इस फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम के बारे में पॉडकास्ट बनाते हैं, वो इस बारे में बात करते हैं। तो हर एक की बात झूठी नहीं हो सकती है। और आपने जिस तरह से बात कही है, जो कनेक्शन बताए हैं, तो उससे हम कई ज़्यादा डॉट्स जोड़कर ये समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। तो प्राची और नेहा फ़ैज़ी ने और उसके अलावा बहुत से लोगों ने आकर अपने जो भी ख़्याल थे वो सामने रखे हैं, जो उनके पास सबूत थे, उन्होंने अपने तरीके से आके सामने रखे। और मैं ये सिर्फ़ ये कह सकती हूँ कि इट वाज़ गुड इनफ फॉर अस। अब हम किसी को ज़बरदस्ती तो ये बात उनके मुंह से उगलवा नहीं सकते हैं ना कि वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करे या नहीं। तो फर्जी फैज़ा बेगम की बच्ची होने या ना होने की बात, तो उसका जो एक स्टेटमेंट लेकर ये जनाब और फर्जी फैज़ा बेगम आई थी, उन्होंने क्या साबित करा? टू लिटिल टू लेट। और उस व्लॉग के दौरान ये साफ नजर आ रहा था कि फर्जी फैज़ा बेगम कितने पानी में है ना? लग रहा था मैडम ने मुंह में दही जमा रखा है। क्यों मैडम? जिस तरह से आप दोनों ने बैठकर डिनाई किया बिना किसी डायरेक्ट बात के, सिर्फ डिनाई कर देने से, दो चार शब्द घुमा फिरा के कह देने से आप इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो जाती हैं। आपने इतने सालों तक इस बात को डिनाई नहीं किया, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और अब 2 साल बाद आकर ये बात छेड़ी और उसको भी इस तरह आधा अधूरा लिपापोती कर डाली। जिस औरत को सवालों के जवाब देने चाहिए थे, यानी कि फर्जी फैज़ा बेगम, जो कि पृष्ठभूमि में एक तस्वीर बनी बैठी थी, वो ही मुंह सिए बैठी थी। क्यों? गिल्टी हैं आप? मुंह से कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए, आपकी सच्चाई पकड़ी जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं होती। अगर इंसान कुछ सच बोलता है तो उसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो सीधा सीधा बोलता है गरज कर कि ऐसा नहीं है, ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सरासर झूठ है। लेकिन मैडम में तो वो भी कहने की हिम्मत नहीं थी। तो क्या साबित करती है ये बात? डिज़ाइनर बड़े बड़े ग्लासेस लगाने से, बैकग्राउंड में तस्वीर बन के बैठने से, होठों को चबाने से आपकी सच्चाई साबित नहीं होती है फर्जी फैज़ा बेगम। और मैडम, आप जो अपनी बाजू में, अपने शोल्डर पर एक कास्ट पहन के बैठी थी ना, वो भी आपके दाव पेच का एक तरीका ही था सिंपैथी गेन करने का। क्योंकि आपको पता था कि आप जिस तरह से ये ब्लॉग खोलने वाले हैं आफ्टर 2 इयर्स, जिस तरह से ना कोई जवाब देने वाले हैं, ना साफ छुपते हैं, ना साफ सामने आते हैं, तो आपने सोचा कि सबसे पहले छूटते ही कैमरा के सामने जो सिंपैथी गेन करने का तरीका है वो है आपका शोल्डर पेन और उस पर पहना हुआ कास्ट, जिसमें आप इस तरह बैठ के बहुत ही मासूम नजर आएंगी। यही सोचा था ना आपने? पर फेल हो गई मैडम, क्योंकि हमने पकड़ ली वही आपकी बात। आपको देख के तो वही गाना याद आता है मैडम कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिसकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। वैसे तो सांच को आँच क्या, लेकिन अब इतने सारे लोगों ने आगे आकर बात करी है, प्रूफ्स भी दिए हैं जितने कि वो दे सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स इनको अपना भगवान मान के बैठे हैं, इनके गुणगान करते नहीं थकते हैं, तो फिर खसमनु खाओ। क्योंकि हम सोए हुए लोगों को तो जगा सकते हैं झकझोर कर, लेकिन जो जाग कर अपनी आंखें खुली रख कर भी सो रहे हैं अपनी बुद्धि को बंद कर कर किवाड़ों के पीछे, उनको हम कैसे जगाएं? और फिर आ जाते हैं उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स ऐसी बेवकूफ़ाना सवाल लेकर जिसका जवाब तो शायद साक्षात ब्रह्मा के पास भी नहीं होगा। कहने लग जाते हैं कि दिखाइए प्रूफ कि फर्जी फैज़ा बेगम की एक बेटी भी है, आप बताइए क्या प्रूफ है आपके पास। या फिर कहने लगते हैं कि अगर उनकी बेटी है तो उनका एक्स चुप क्यों बैठा है, कुछ क्यों नहीं कहता आके। लेकिन क्यों उनका एक्स आकर कुछ भी किसी भी तरह की सफाई क्यों पेश करे? ब्लॉगर तो ये तुम्हारी फर्जी फैज़ा बेगम है ना, उनका एक्स तो नहीं। और ना ही उनका एक्स पब्लिक में आकर या इनडायरेक्ट वे में इस फर्जी फैज़ा बेगम की कोई धज्जियां उड़ा रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है, तो फिर उस इंसान को इसमें घसीटने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अपनी ज़िंदगी को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े हैं ये फर्जी फैज़ा बेगम और जनाब, तो सवालों के जवाब भी इनको ही देने पड़ेंगे ना। फर्जी फैज़ा बेगम का जो एक्स रहे हैं वो पब्लिक में आके ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। शी इज़ द वन हु इज़ ब्लॉगिंग एंड सेलिंग हर पर्सनल लाइफ ऑन यूट्यूब, नॉट हर एक्स।
ना ही उनके एक्स पब्लिक में आकर अपनी प्रॉब्लमैटिक मैरिज जो कि इस फर्जी फैज़ा बेगम के साथ थी, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इन बातों का भी भांडा नहीं फोड़ रहे हैं वो पब्लिक में आके। उनका कोई लेना देना नहीं है मैडम के व्लॉगिंग करियर से, व्लॉगिंग लाइफ से, और ना ही जो मैडम बेच रही हैं अपनी ज़िंदगी के झूठ को। तो इससे उस इंसान को जो कि उनका एक्स रह चुका है किसी तरह भी जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, और हम उनसे किसी तरह की कोई भी सफाई की उम्मीद नहीं करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ही इज़ नॉट अ ब्लॉगर, और कोई भी डिग्निफाइड पर्सन जो कि अपनी ज़िंदगी को एक कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता, जिसकी ज़िंदगी की सच्चाई उसको ही पता है, तो वो नहीं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अपने गंदे कपड़े पब्लिक में आगे नहीं धोना चाहता, तो हम कैसे उसको कसूरवार ठहरा सकते हैं। सवालों के जवाब तो उस इंसान को देने पड़ेंगे जो इंसान अपनी ज़िंदगी को एक फैब्रिकेटेड तरीके से बहुत परफेक्ट दिखाकर नोट कमा रहा है यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर बन के, और वो है फर्जी फैज़ा बेगम। इसमें मैं जनाब को कुछ नहीं कहूँगी, इसमें जनाब का कोई रोल ही नहीं है। ये फर्जी फैज़ा बेगम की, हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है ना, तो ये मैडम जो है इनको अपनी ज़िंदगी के सवाल तो खुद ही जवाब देने चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, और इंसान सच से जो दूर भागता है तो वो मुंह नहीं खोल पाता है, तो अपने पति को खड़ा कर दिया कि वो उसकी तरफ से जवाब दे। ना मैडम, ये तो कोर्ट में भी नहीं चलता, कटघरे में आप खड़ी हैं और जवाब देने का फ़र्ज़ भी आपका ही है। तो अगर थोड़ी सी भी सच्चाई बची है, थोड़ी सी भी गैरत बची है आप में, तो इस बात का जवाब आपको देना चाहिए आकर पब्लिक में कि ये ऐसा है और ऐसा नहीं है। आंख से आंख मिलाकर जिस तरह कड़ा कर कह रही थी ना कि गेट लॉस्ट, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, उस तरह नज़र मिला के कहिए कि मेरी कोई बेटी नहीं है पिछली मैरिज से, अगर होती तो मैं उसको अपने साथ रखती, और नहीं भी रखती तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है। इतनी तो हिम्मत रखिए मैडम। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं जो ये बात कहना चाहती हूँ अपने तरफ से कि उनके एक्स को सामने आकर किसी तरह की सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो ब्लॉगर हैं और ना ही वो किसी तरह की बात का क्लेम कर रहे हैं। ही डज नॉट ओ एनीबडी एनी आंसर एंड नाइदर ही नीड टू कम फॉरवर्ड टू प्रूव एनीथिंग। लेट हिम एंड हिज फैमिली बी इन पीस, क्योंकि मैडम ने तो वैसे ही उनकी इज्जत की काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर। और मैडम की ये बाजू दर्द होने का, या दोनों बाजू दर्द होने का, शोल्डर दर्द होने का, और कास्ट पहनकर इस तरह मुंह बना के बैठने का भी एक रीज़न है। जिस तरह जनाब ने सिंपैथी पाने के लिए, क्योंकि अच्छे डांसर तो है नहीं, जिस तरह उन्होंने अपने उसी डांस शो के दौरान पाँव में मोच आने का बहाना किया था, याद होगा ना आपको। मैडम ने सोचा कुकिंग शो के दौरान ये पैतरा आजमाती हूँ सिंपैथी लेने के लिए कि मेरे बाजुओं का दर्द जाग गया है, मेरा शोल्डर पेन कर रहा है, मुझे सपोर्ट पहननी पड़ेगी। एक तो उन्हें इस बात का जवाब देने का आइडिया आ गया कि इतने 2 साल पहले की बात को हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो एक सिंपैथी फैक्टर कर लेते हैं, हाथ में तुम कास्ट पहन के बैठ जाना जिससे कि देखने वाले तुम्हें थोड़ा कम कुछ कहेंगे। तो मैडम पीछे बैठ गई थी मुंह बना के कि बहुत दर्द हो रहा है, सच कि भीतर भीतर आग जले, सांस भी लूँ तो दर्द जगे। यही कहा था ना मैडम ने। अच्छा मैडम, ये आपका अजीब दर्द है जो सांस लेने से भी जग जाता है। और क्या मौके पे जगता है, जबकि आप इस मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ना मैडम, हम नहीं आएंगे आपके चक्करों में इस बार इतनी जल्दी। और ऐसे ही तो हमने आपका नामकरण फर्जी फैज़ा नहीं रखा है। और बात कुछ यूं है कि जिस तरह जनाब ने पाँव में मोच आने की बात कही थी कि उफ मैं बर्फ़ से फिसल गया हूँ, मेरे पाँव में दर्द हो गया, चोट आ गई, उसका मकसद ये था क्योंकि जिस तरह से ये प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था, पता था कि जनाब चाहे बकवास डांसर है लेकिन उसके बावजूद भी वो शो में अंत तक रहेंगे टीआरपी की वजह से। तो ऐसा करते हैं कि उनका बहाना बन जाएगा कि उनके पाँव में मोच आ गई, लेकिन देख लीजिए फिर भी डांस कर रहे हैं। तो जब पाँव में मोच आएगी तो जैसा भी डांस करेंगे तो वो चल ही जाएगा, है ना। यही थी वजह जनाब के पाँव में मोच आने की उस डांस शो के दौरान। और मैडम पीछे कैसे रहे, तो ये कुकिंग का शो है तो मैडम ने अपने बाजुओं के दर्द जगा लिए हैं, पुराने दर्द। वैसे मैडम आपके पुराने दर्द जाते नहीं हैं, जग ही जाते हैं, है ना। तो मैडम का जो बहाना था कि बहुत पुराना दर्द था अब उठ गया है, तो वो चाहती हैं यही दिखाना कि देख लीजिए मेरे हाथों में दर्द है लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतनी बेहतरीन कुकिंग कर पाती हूँ, या फिर जो भी कर पाती हूँ कुकिंग जितनी भी कर पाऊँगी कम से कम जजेस को ये तो दिखाई दूंगी ना कि मेरे बाजुओं में दर्द है, उसके बावजूद भी देख लीजिए आप मैं कुकिंग कर रही हूँ। और अगर कुकिंग शो मैडम नहीं भी जीतेंगी तो उनके पास ये बहाना होगा कि देख लीजिए मेरे बाजुओं में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कास्ट पहना हुआ था सपोर्ट के लिए,
इस वजह से मैं नहीं जीत पाई कुकिंग प्रोग्राम, वरना तो मैं बहुत बेहतरीन और बाकमाल कुक हूँ। तो यही वजह है मैडम के बाजुओं के दर्द की, शोल्डर के दर्द की और वो कास्ट पहनने की। सिंपैथी का चक्कर है सब। वैसे तो मैडम एक बात कहनी पड़ेगी कि ये दर्द बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है ना, कभी इस बाजुओं में तो कभी इस बाजू में। कमाल की बात है, कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ पकड़ा ही जाता है। वैसे ही आप पकड़ी जाती हैं हर बार। और मैडम जितना आप एक्सप्लेन कर रही थी ना अपने हाथ के इस दर्द के बारे में, वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के आपके झूठ की कहानी बता रहा था। खुद को एक्सप्लेन कर रही थी या हमको एक्सप्लेन करके बता रही थी कि बहुत दर्द है, मैं नहीं जानती डॉक्टर ने इसका क्या नाम दिया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कभी कभी मैं इसको उतार सकती हूँ। अच्छा मैडम, बहुत कन्वीनियंट है तो कि मैं कभी कभी कुकिंग करते वक्त इसको उतार दूंगी और वक्त मुझे पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। मैडम, आप क्या समझती हैं कि क्या सिर्फ आपको बिना दिमाग वाले लोग ही देखते हैं, जो कि 99% है ही, लेकिन 1% लोग वो भी हैं जो आपकी इस झूठी चमक को उतारने के लिए भी आपके व्लॉग्स देख लेते हैं, ताकि वो आपके झूठ को पकड़कर सबके सामने रख सके। तो मैडम, आप तो खुद ही अपने झूठ को इतना बढ़ा चढ़ा कर लीपा पोती करती हैं कि उसकी सच्चाई नजर आने लग जाती है ना। कभी ये कास्ट और सपोर्ट जो है एक हाथ में चली जाती है, कभी दूसरे हाथ में, और उस पर मैडम आ जाती हैं सफाइयाँ देने। और आपके ये जो सारे दाव पेच है ना मैडम, ये बहुत पुराने हैं और हमें इतनी आदत पड़ चुकी है आपकी इस नौटंकी की कि हमें देखते ही पता चल जाता है कि आप आज कौन सा खेल खेलने वाली हैं। और जैसे कि मैं कह रही थी शुरुआत में कि मैडम नया कोई ना कोई शगुफा छोड़ ही देती हैं, या लोग ही आ जाते हैं इन मैडम की करतूतों को बयान करने के लिए। जैसे कि वो एक डिज़ाइनर आई थी कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। जितनी ज़्यादा गलतियां उस चाहे डिज़ाइनर बच्ची की रही हों, लेकिन मैडम भी कम कसूरवार नहीं दिखती हैं। जिस तरह मैडम ने उसको उसकी तनख्वाह नहीं दी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और उसको अकेले में झाड़ लगाई, और जिस तरह से भी हरकतें करी, और फिर कभी भी आके अपने व्लॉग में इस तरह की बात का मेंशन नहीं करती, अपना तरफ का स्टेटमेंट मैडम कभी नहीं देती है। मैडम, आप व्लॉग बनाती हैं, ओके, अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स बनाती हैं, अपनी गुची बैग्स के लिए, अपने ट्रिप्स के लिए बनाती हैं, जो भी कुछ करती हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर अपने तरफ की बात भी रखें। क्योंकि जब आप अपने तरफ की बात नहीं रखती हैं आके, तो या तो आप झूठ हैं, आप सच्चाई से भागना चाहती हैं, या फिर आपके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये फर्जी फैज़ा बेगम कितने घाट का पानी पिए हुए हैं, है ना। फिर उसके कारनामे उसके सामने आ जाते हैं। जिस तरह की ये ड्रेस डिज़ाइनर सामने आई, उन्होंने अपना बुरा एक्सपीरियंस रखा, तो ये बात तो मानते हैं हम कि जिस तरह इस डिज़ाइनर ने एक बहुत ही कच्चे तरीके से जंप कर लिया इस जॉब के अंदर, ये सोच के कि वो एक सेलिब्रिटी के साथ काम करेंगी तो उनका बेहद नाम होगा। एक विश्वास भी होता है कि कोई सेलिब्रिटी है तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को अंजाम देगा। लेकिन हम इस मैडम का अनप्रोफेशनलिज्म तो जानते ही हैं कि एक जगह से दूसरी जगह में कूद जाती हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए था कि अगर वो इस मास्टर शेफ़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसमें उस डिज़ाइनर का कोई कसूर नहीं है कि आप अपना सारा काम झट से छोड़ देंगी। एक नया बिजनेस खोला था, उसको आप झट से ऐसे ही साइड कर देंगी क्योंकि आपको अपना मनपसंद काम मिल गया है। टीवी में आने का, फिर से टीवी में आने का शौक तो मैडम आपको रहा ही है। आप उस तरह से अपने काम को बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगी, अपने एम्प्लॉयज को तवज्जो नहीं देंगी, बीच राह में छोड़ देंगी, तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो गलती तो दोनों तरफ की ही है, लेकिन हम इस बारे में तो जानते हैं कि मैडम का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर कूदती हैं और फिर जिस तरह से लात मार के भगा देती हैं, चाहे वो कोई बिजनेस आइडिया हो, चाहे वो इंसान हो, तो हमें तो कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन मैडम के काम सामने आ रहे हैं और लोग भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिनको आप ब्लाइंडली मैडम पर विश्वास करना है, जिनको ब्लाइंडली मैडम को फॉलो करना है, उनको तो मैडम की कोई गलती नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी तरह की बातें हैं, हर तरफ से उठ रही हैं, तो क्यों, क्या वजह है उसकी? हर एक इंसान को मैडम से क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? हर एक रिश्ते मैडम आधे रास्ते में ही क्यों छोड़ देती हैं? तो इससे उसकी फितरत पता चलती है ना। और रही जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी बेटी की, सच्चाई कभी नहीं छुपती, एक ना एक दिन आगे आ जाती है जनाब। और फर्जी फैज़ा बेगम ने जिस तरह भी अपनी लीपापोती करके सफाई देनी थी, उसको सफाई देना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई बात का
शुरुआत और अंत नहीं थी। 2 मिनट में बात खारिज हो जाती है, या तो आप बात को मानते हैं या फिर कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साफ साफ लफ्ज़ों में, राइट। लेकिन वो तो करने की हिम्मत ही नहीं रखते, कुव्वत ही नहीं है उनमें, इतने स्पाइनलेस हैं फर्जी फैज़ा बेगम और जनाब। लेकिन जनाब को जैसे मैं कहती हूँ कि ये जो जंग है ये फर्जी फैज़ा बेगम की है, जवाब भी उसको ही देना चाहिए। तो आप माने या ना माने, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, और मैडम के ऐसे बहुत से कारनामे हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं। तो हाँ, हम यकीन करते हैं कई ऐसी बातों पे जो कि प्राची ने उठाई और नेहा फैज़ी ने उठाई। तो इसको हम यहीं रखते हैं, और अगर सच को सामने आना होगा तो वो इस तरह से आएगा कि फिर उसको कोई नहीं नकार पाएगा।